गूगल पे सर्च करिए विच इज द बिगेस्ट कम्युनिटी इन लंदन हु हैज हाउसेस, कौन होगा? इंडियंस। यूएस में आप बताएंगे कि कितनी पॉपुलेशन है? 35 मिलियन, 40 मिलियन। हाँ, उनके कितने एयरपोर्ट्स हैं? 5,000। दे हैव 15,000 एयरपोर्ट्स। 15,000 एयरपोर्ट्स। और हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? उनकी 35 CR की पॉपुलेशन के दे हैव 15,000 एयरपोर्ट्स। हमारे पास सिर्फ 154 एयरपोर्ट्स हैं। हम कहाँ पे हैं अभी, और हमारा कितना ग्रोथ होना बाकी है? ऑडियंस को अपनी जर्नी के बारे में बताएं, हाउ यू स्टार्टेड एंड ऑल दोस थिंग्स। See, I started in 2015। मैंने एक पेरेंटिंग वेबसाइट स्टार्ट किया। राइट नाउ अगर जो आप गूगल के ऊपर टाइप करेंगे 10 टॉप पेरेंटिंग वेबसाइट्स इन इंडिया, तो हमारा वेबसाइट आता BuddyStar.com के नाम से। आज इस पॉडकास्ट में वी आर गोइंग टू टच ऑल दोस माइनर एस्पेक्ट्स अबाउट रियल एस्टेट। रियल एस्टेट अगर जो आप देखें ना, FM सुन रहे हैं, अगर जो 10 एड्स होंगी तो 8 FM पर रियल एस्टेट की होंगी। अगर जो आप न्यूज़पेपर खोल रहे हैं वहां पर भी आप देखेंगे तो सारा न्यूज़पेपर फ्रंट पेज जब भी आएगा, पूरा फुल पेज आएगा, वो हमेशा रियल एस्टेट का आएगा। तो रियल एस्टेट की कमर्शलाइजेशन में बहुत ज्यादा पैसा है। तो रियल एस्टेट की इकोनॉमी और मार्केट एक्चुअल में काम कैसे करती है? मैं बोलूंगा इस धरती पे ना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ये धरती ही है। देखिए, कोई भी मार्केट ना डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करती है। मेरा मानना है कि जिंदगी में ना हर बंदा एक बार ही घर जरूर बनाता है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। डिमांड हमेशा से जो हाउसिंग की है वो हमेशा इंक्रीज रहेगी। जो 2 BHK में रह रहा है वो बोलता है मैं 3 BHK में चला जाऊँ, 3 BHK वाला बोल रहा है मैं पेंट हाउस में चला जाऊँ, पेंट हाउस वाला बोल रहा है मैं एक बंगलो में चला जाऊँ, बंगलो वाला बोल रहा है मैं फार्म हाउस में चला जाऊँ। इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ पर है और सेफ इन्वेस्टमेंट है क्या? देखिए, मैं हमेशा से ही बोलता हूँ कि सेफ इन्वेस्टमेंट लैंड ही है। जहाँ पे भी एयरपोर्ट आ जाएगा, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आ जाते हैं, वहां पर आप कुछ भी एक लैंड का टुकड़ा लेके छोड़ दीजिए, जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, वो हमेशा से ही ग्रो करेगी। कंसीडर करो दिलारा भी उसी ग्रोथ पे प्रोग्रेस करेगा। यस, इट विल ग्रो। मैंने 3 years बैक जिनको इन्वेस्ट करवाया था वहां पे 2x तो हो ही चुकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हर इंसान का सपना होता है खुद का घर हो एंड सपनों का घर हो, बट बात यह है कि वो घर लिया कहाँ जाए। कहा जाता है कि रियल एस्टेट सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, बट क्या ये एक्चुअल में सेफ इन्वेस्टमेंट है? हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए? हमें प्लॉट में करनी चाहिए, प्रॉपर्टी में करनी चाहिए, फ्लैट्स में करनी चाहिए, कम्युनिटी लिविंग क्या होती है? तो आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास गेस्ट जो रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं एंड जिनकी ओपिनियंस में मिलियन ऑफ व्यूज आते हैं। आज हमारे साथ हैं जो बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर एंड इंस्टाग्रामर टेक्नोक्रैट अंशुल बंसल जी। अंशुल बंसल जी को अगर आप बहुत सभी जानते ही होंगे। अंशुल बंसल जी के ऑलमोस्ट 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं इंस्टाग्राम पे एंड ऑलमोस्ट क्लोज टू 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर। इनकी वीडियोस पे मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। अंशुल जी पॉपुलर हैं अपने रियल एस्टेट इंसाइट्स के लिए, लग्जरी होम टूर्स के लिए और अपनी नॉलेज के लिए। सो हेलो अंशुल जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक्स अ लॉट कॉलिंग मी तनुज। आपने बड़ा अच्छा सेटअप बनाया हुआ है और आप अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो इट्स प्लेजर फॉर मी टू बी हियर। ओके, थैंक यू सो मच सर। सो आई हैव बीन फॉलोइंग योर जर्नी फ्रॉम सो लॉन्ग। आपका इंस्टाग्राम एंड आपका यूट्यूब प्लस योर इनसाइट्स, रियल एस्टेट नॉलेज, एवरीथिंग इज इंस्पायरिंग। सो आई जस्ट वांट आप ऑडियंस को अपनी जर्नी के बारे में बताएं, हाउ यू स्टार्टेड एंड ऑल दोस थिंग्स। सी, आई स्टार्टेड इन 2015। मैंने एक पेरेंटिंग वेबसाइट स्टार्ट किया और पेरेंटिंग में हमने ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया। तो राइट नाउ अगर जो आप गूगल के ऊपर टाइप करेंगे 10 टॉप पेरेंटिंग वेबसाइट्स इन इंडिया, तो हमारा वेबसाइट आता BuddyStar.com के नाम से। तो वी वर डूइंग विद थिंग्स विद बिग नेम्स इन पेरेंटिंग। तो समबडी टोल्ड मी, मेरा एक फ्रेंड है जिसने बोला कि अंशुल यार, तू प्रमोशंस कर रहा है किड्स की, तो तू रियल एस्टेट में आ। रियल एस्टेट अगर जो आप देखें ना, FM सुन रहे हैं, तो अगर जो 10 एड्स होंगी तो 8 FM पर रियल एस्टेट की होंगी। अगर जो आप न्यूज़पेपर खोल रहे हैं वहां पर भी आप देखेंगे तो सारा न्यूज़पेपर फ्रंट पेज जब भी आएगा, पूरा फुल पेज आएगा, वो हमेशा रियल एस्टेट का आएगा। तो रियल एस्टेट की कमर्शलाइजेशन में बहुत ज़्यादा पैसा है। तो अगर जो हम उसकी प्रमोशंस करते हैं तो यस, देयर विल बी अ गुड एरिया। तो मैं इस माइंडसेट से रियल एस्टेट के अंदर घुसा। ओके, वंडरफुल। मीन्स आप जैसे घुसे और आपने तो आग ही लगा दी कि मीन्स यू बिकम वन ऑफ अ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रियल एस्टेट पर्सनैलिटी हुम वी कैन रियली ट्रस्ट एंड एडमायर। तो किसी को भी लाइक रियल एस्टेट का जानना है, दे कैन गो टू योर वीडियोज एंड कैन अंडरस्टैंड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट आज इस पॉडकास्ट में वी आर गोइंग टू टच ऑल दोस माइनर एस्पेक्ट्स अबाउट रियल एस्टेट। सो पहला सवाल यही है कि रियल एस्टेट के ट्रेंड्स चेंज होते जा रहे हैं। लाइक 90s में कुछ और था, 20s अभी है कुछ और है, प्लस अब जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, मीन्स इकोनॉमी डिफरेंसेस आ रहे हैं, बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं, तो रियल एस्टेट ऑब्वियसली काफ़ी चेंज हो गया।
तो रियल एस्टेट की इकोनॉमी और मार्केट एक्चुअल में काम कैसे करती है? देखिए, कोई भी मार्केट ना डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करती है। अगर जो डिमांड आपकी सही होगी तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, तब भी मार्केट क्रैश कर जाती है। अगर जो सप्लाई कम होगी तब डिमांड इंक्रीज होती है। तो डिमांड एंड सप्लाई पे वर्किंग करती है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जिंदगी में ना हर बंदा एक बारी घर जरूर बनाता है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ठीक है। और डिमांड हमेशा से जो हाउसिंग की है वो हमेशा इंक्रीज रहेगी। क्यों रहेगी? तनु जी, आप एक जो 500 गज के घर में रहते हैं ना, आपका एक सपना होगा कि मैं इसको डबल करके 1000 गज की हवेली में चला जाऊं, ठीक है ना। सिमिलरली अगर जो वो 2 BHK वाला बंदा है कि जो 2 BHK में रह रहा है, वो बोलता है मैं 3 BHK में चला जाऊं, 3 BHK वाला बोल रहा है मैं पेंट हाउस में चला जाऊं, पेंट हाउस वाला बोल रहा है मैं एक बंगलो में चला जाऊं, बंगलो वाला बोल रहा है मैं फार्म हाउस में चला जाऊं। तो वो जो बंदे की एक नीड होती है ना कि बंदा कभी सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो सेटिस्फेक्शन रियल एस्टेट में भी दिखती है और वो डिमांड हमेशा से इंक्रीज हो रही है। दूसरी बात, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है आफ्टर पेंडेमिक, पीपल वांट अ सेकंड होम। सेकंड होम का कंसेप्ट बहुत ज्यादा आ गया। आप देखेंगे, आप शिमला हाईवे पे चले जाएं, वहां पर कितने सारे आपको अपार्टमेंट्स नजर आएंगे जो कि सेकंड होम के लिए लोग कर रहे हैं। सिमिलरली मैं जैसे दुबई रियल एस्टेट भी करता हूं, तो दुबई में भी इंडियंस वांट कि मेरा एक सेकंड होम हो जो दुबई में हो। सिमिलरली गोवा एक बहुत अच्छा एरिया चल रहा है जहां पर लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं। तो चीजें हैं कि ऑलवेज पीपल वांट अ सेकंड होम का कंसेप्ट जो पहले नहीं था वो आज और ट्रेंड में आ रहा है। तो हाउसिंग डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है। तो ट्रेंड्स तो चेंज होते ही रहते हैं और पेंडेमिक के बाद तो और भी बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। ओके, वंडरफुल। मीन्स यू आर सेइंग कि लोगों की जो एस्पिरेशनल वैल्यू है टू बाय अ रियल एस्टेट, दैट विल ऑलवेज मेक अ डिमांड। तो रियल एस्टेट इज ऑलवेज अ डिमांडिंग इंडस्ट्री। मैं ये बोलूंगा कि जो इंडियंस है ना, उनके डीएनए में घर लेना है। डीएनए में क्यों बोलूंगा? आप गूगल पे सर्च करिए विच इज द बिगेस्ट कम्युनिटी इन लंदन हु हैज हाउसेस। कौन होगा? इंडियंस। हु इज द बिगेस्ट कम्युनिटी इन यूएस जिनके होटल्स मोटल्स हैं? इंडियंस। इंडियंस आर एवरीवेयर। दुबई में भी सेम है। तो हमारे डीएनए में कि ये बेटे घर जरूर बना लेना, ठीक है, कुछ मत करो तो घर जरूर बना लेना। हमारे बुजुर्ग भी ये बोलते थे, बेटे घर बना लेना। तो वो घर जो था ना, जो बेसिक नीड, वो हमारे डीएनए में है। तो वो हम एज इंडियंस उसको ग्रो करते ही जा रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में हमने कैप्चर कर लिया। और गूगल शायद गलत नहीं बोलता, अगर जो बिगेस्ट कम्युनिटी है तो वी आर, जो जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया, हम उनके घर में बैठ के राज कर रहे हैं। या नो दैट इज अ मैं अभी देख भी रहा था कि इंडियन के मोस्ट पॉपुलर बिजनेस टाइकून ऑफ इंडिया लिविंग इन लंदन, सबसे बड़ा घर और मैंशन भी उन्हीं के पास है, प्लस दे एक्वायर अ लॉट ऑफ लैंड इन यूके इटसेल्फ। हाँ, सो दैट्स रियली रियली ट्रू। सो एक घर बनाने की एस्पिरेशन होती है। सो व्हाट एग्जैक्टली अ डीएनए और एस्पिरेशन इज? ये हमारी वायरिंग ऐसी है, या रियल एस्टेट एक सेफ इन्वेस्टमेंट है इसलिए लोग जा रहे हैं, या पीपल वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट? मींस व्हाट एग्जैक्टली इज ड्राइविंग देम? मैं बोलूंगा इस धरती पे ना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ये धरती ही है। बिग वर्ड्स हैं। इस धरती पे सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट धरती है, क्योंकि आप धरती को क्रिएट नहीं कर सकते। जो भी चीजें हम ये माइक देख रहे हैं या सोफास देख रहे हैं, सब कुछ आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप धरती नहीं क्रिएट कर सकते। तो धरती स्केयर हो रही है, तो वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, वो हमेशा से ही ग्रो करेगी। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि वो हमारे डीएनए में, क्या हमारे बुजुर्गों में, आप जो देखेंगे जो लास्ट 100,000 ईयर्स का कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, सारी लड़ाई किसके ऊपर हुई? जमीन के ऊपर लड़ाइयाँ हुई कि मुझे ये जमीन एक्वायर कर रही है, या मतलब मेरे को इस टेरिटरी के ऊपर कब्जा करना। तो इस टेरिटरी पे कब्जा करेंगे तभी तो वो बेसिकली आप रियल एस्टेट ही कर रहे हैं एक तरह से। पुराने जमाने में वो था कि हम लड़ाई करके रियल एस्टेट करते थे, आज हम उसको बाय और परचेज करके रियल एस्टेट कर रहे हैं। मींस एवरीवन वांट टू एक्सपैंड, है ना? तो ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करी कहाँ जाए? जैसे आपकी हम वीडियोस देखते हैं, यू आर गिविंग अस सो मेनी टूर्स टू अ डिफरेंट लग्जरी होम्स, इंटीरियर्स का आप बता रहे हैं, एंड यू आर गिविंग अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। बट ऑडियंस ना, अब इन्फॉर्मेशन इतनी एक्सेस में मिलती है, अगर मैं एक बार प्रॉपर्टी सर्च करनी शुरू करूँ, मेरी फीड में सारे बिल्डर्स के ही आते रहेंगे, ठीक है। देन मैं कहीं जा रहा हूँ, वही बिल्डर्स के बोर्ड्स दिख रहे हैं। तो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ पर है, और सेफ इन्वेस्टमेंट है क्या? देखिए, मैं हमेशा से ही बोलता हूँ कि सेफ इन्वेस्टमेंट लैंड ही है। वो इस धरती पे सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट धरती है, लेकिन आपको धरती पे भी कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। करेक्ट, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ना बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट है, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे
इन्वेस्ट कर रही है। आपने देखा कि मोहाली, जो हम जिस एरिया में रह रहे हैं, कि एक चंडीगढ़ एयरपोर्ट बना 10-15 ईयर्स पहले, उसके विसिनिटी में कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई। अब दिल्ली का एयरपोर्ट ले लीजिए, दिल्ली एयरपोर्ट वॉज आउटसाइड 20 ईयर्स बैक, ठीक है, आज वो इनसे भी इन है। क्यों है? क्योंकि रियल एस्टेट उसके आसपास जो इकोनॉमिक जोन होते हैं वहां पे ग्रो कर जाता है। तो मैं कहूंगा कि जहां पर भी नया डेवलपमेंट गवर्नमेंट लेके आ रही है, कि एयरपोर्ट्स में अब लेके आऊंगी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बना रहे हैं बहुत सारी एरियाज में। मैंने देखा है गुजरात में बहुत जगह एरियाज में वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बने हैं। सिमिलरली जैसे पंजाब में भी लुधियाना एयरपोर्ट की नींव रखी गई है। तो इंक्रीज होता है, जहां पे भी एयरपोर्ट आ जाएगा वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आ जाते हैं। वहां पर आप कुछ भी एक लैंड का टुकड़ा लेके छोड़ दीजिए, जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, वो हमेशा से ही ग्रो करेगी। दूसरी बात, इंडिया के अंदर सिर्फ ना 200 एयरपोर्ट्स हैं। ओके। उसमें से 154 जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करती है, 154। और हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 135 CR, 140 CR, 135 CR। यस यस। यूएस में आप बताएंगे कि कितनी पॉपुलेशन है? उनकी तो लाइक दे आर 40 मिलियंस, दे आर क्लोज टू 35 मिलियन, 40 मिलियन। हाँ, तो मतलब अराउंड 35 CR की पॉपुलेशन। यस यस। उनके कितने एयरपोर्ट्स हैं? 5000। दे हैव 15,000 एयरपोर्ट्स। 15,000 एयरपोर्ट्स। और हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? उनकी 35 CR की पॉपुलेशन के दे हैव 15,000 एयरपोर्ट्स। हमारे पास सिर्फ 154 एयरपोर्ट्स हैं। हम कहाँ पे हैं अभी? और हमारा कितना ग्रोथ होना बाकी है, आप ये देखिए। ओके, मेक सेंस। तो मतलब कि उन्होंने इतने कम पॉपुलेशन के लिए भी इतने सारे एयरपोर्ट्स बनाए हुए हैं, तो मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अपना भी बन जाता है। देखिए, जहां पे एक एयरपोर्ट आ गया ना, वहां पर होटल्स भी आ जाएंगे, वहां पर आपके कुछ ऐसे एरियाज भी आ जाएंगे जहां पे वो फूड बन रहा है एयरलाइंस के लिए। फिर वहां पर कार्गो शिप्स के लिए, कार्गो के लिए चीजें आ जाएंगी, वेयर हाउसेज आ जाएंगे। तो सब कुछ एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जहां पर भी एयरपोर्ट की एक्वायर हो रही है या कुछ चीजें आने वाली है, वहां पर लैंड ले लीजिए। दूसरी बात, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ना बहुत ज्यादा रोड्स पर वर्क कर रही है, अब जैसे भारतमाला रोड है। भारतमाला रोड ऐसा है कि जहां पे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ना, बेसिकली इट्स अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, जहां पे वो बिल्कुल ही न्यू लैंड परचेज करके वहां पर आपको बेसिकली रोड बना रही है। तो जैसे कि आप जैसे राजपुरा से हैं, तो राजपुरा को से कनेक्ट करती हुई भारतमाला रोड पे कहीं पे भी आप जमीन ले लीजिए, इट विल ग्रो। ओके। क्योंकि वो कनेक्शन, जहां पे भी कनेक्शन होगा वहां पर आप ढाबा खोल लीजिए, वहां पर आप पेट्रोल पंप खोल लीजिए, कुछ भी खोल लीजिए, इट विल वर्क। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो आपको चीजों को देखना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजिक लोकेशंस कहां पर है, जहां पे वेयर हाउसिंग अच्छी चल सकती है, जहां पर आपके कार्गो के लिए एरियाज रहते हैं। तो ऐसी जगहों पे आप इन्वेस्ट करेंगे, इट विल ग्रो। जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, जैसे स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो दे रिसर्च द कंपनी। ऐसी जब हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है ना, वी हैव टू चेक इन एंड आउट्स की यहाँ पर क्या चीज आने वाली है फ्यूचर में, और जिससे हमारी चीज ग्रो कर जाए। ओके, मेक सेंस। जैसे अभी आपने बोला कि एक हो गए रोड्स, सेकंड हो गए एयरपोर्ट्स, इनके अराउंड इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज मल्टीप्लाई करती है, ग्रो करती है। तो जैसे कि मान लो कुछ ऐसे इनसाइडर टिप्स आप ऑडियंस को दे पाओ कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स कहीं पर आ रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया की, जहाँ इन्वेस्ट करें एंड आफ्टर 5 years 10 years उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यूज डबल ट्रिपल होने वाली है। बस मैंने ना गिफ्ट सिटी देखी थी लास्ट 5 years बैक। वहां पर ना बिल्कुल ही जंगल था वो एरिया, और वहां पर ना मोदी जी ने इस टाइम पे वो सिंगापुर को क्रॉस कर चुका है। और मैंने जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा ना, इट्स नेक्स्ट लेवल। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि जो उनकी पाइपलाइंस डली हुई है ना, जैसे वाटर सीवरेज की पाइपलाइन है, वो अराउंड 50 फीट नीचे डली हुई है, और आप उनसे मूव कर सकते हैं। वो पाइपलाइन की प्रॉपर कलर ग्रेडिंग हो रखी है कि ये वाटर पाइपलाइन है, ये एयर की पाइपलाइन है, ये आपकी पेट्रोल की पाइपलाइन है। सारी पाइपलाइंस की आपकी कलर ग्रेडिंग हो रखी है। जैसे हम इंडिया के अंदर देखते हैं ना कि हमेशा हमारा कोई भी रोड बनती है, उसके बाद वो खड्डा खुद जाता है। क्यों खुद जाता है? मेरी यार ये पाइपलाइन रह गई थी, लेकिन वो पाइपलाइन उन्होंने अंडरग्राउंड कर दी, और उस पाइपलाइन में आप मूव कर सकते हैं। और वहां पर ऐसी कंपनीज आ चुकी हैं जैसे IBM, HSBC, वो सारी सिटी बनी है, मैंने खुद देखी है। और इट इज वेरी लेविश। मतलब आप जरूर जाएं कि यू हैव टू सी ना थिंग्स कि इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है। तो इट इज नेक्स्ट लेवल देयर।
सिमिलरली जैसे मोदी जी का एक नया ड्रीम सिटी है वो धुलेरा स्मार्ट सिटी, तो वहां पर अभी सेमीकंडक्टर प्लांट आ चुका है टाटा का, वहां पे 90,000 CR की उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। 90,000 CR मीन्स समथिंग जहां पे इन्वेस्टमेंट हुई, और सेमीकंडक्टर जो हम इंपोर्ट कर रहे थे ना वहां पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग अब 2026 में चालू हो जाएगी। देखिए जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो वो मोदी जी पूरा का पूरा कर रहे हैं, मतलब वो उस सिनेरियोज में चल रहे हैं जहां जहां पर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट ना करते हम उसको एक्सपोर्ट पे लेके जा सकें। तो वो चीजों को लेकर एक ग्रोथ विजन जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस टाइम पे प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, तो इट विल ऑलवेज ग्रो आई थिंक। अगर नंबर्स की बात की जाए, जैसे आपने गिफ्ट सिटी का रेफरेंस दिया, अगर किसी ने 5 साल पहले गिफ्ट सिटी में इन्वेस्ट किया था X, तो आज वो वैल्यू 5x 10x हो जाती, नहीं 3x तो हुई है, 3x हो जाती। तो वही सेम कंसेप्ट अगर हम कंसीडर करें तो दिलेरा भी उसी ग्रोथ पे प्रोग्रेस करेगा। यस, मैंने 3 years बैक जिनको इन्वेस्ट करवाया था वहां पे 2x तो हो ही चुकी है, एंड इट विल ग्रो। देखिए हम जैसे चंडीगढ़ एरिया में बैठे हैं तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि यहाँ पे 1 लाख रुपीज पर स्क्वायर यार्ड से कम कोई भी प्लॉट नहीं मिलता, ठीक है। वहां पर अभी 8,000 रुपीज स्क्वायर यार्ड में चीजें मिल रही हैं, ओके, ठीक है ना। तो दिस इज अ स्कोप, और जहां पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग आ गई, जहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया, जहां पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ आ जाता है, तो वहां पर हमेशा से ही चीजें ग्रो करती हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस देखनी है कि कहाँ पे चीजें ग्रो करेंगी। तो जहां पर लोग आ जाते हैं, जहां पे लोग काम करना शुरू कर देते हैं, वहां पर आप हमेशा से ही डिमांड और सप्लाई की गेम में, उधर डिमांड हमेशा से हाउसिंग की रहेगी। तो दिलेरा एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि हम आंख बंद करके इन्वेस्ट करते हैं? नहीं, उसमें भी आंख बंद करके ना इन्वेस्ट कीजिए, उसमें भी बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पे आपको चेक करना चाहिए ऑन ग्राउंड। वो भी है कि कुछ एरियाज इनसाइड है सिटी के, कुछ आउटसाइड हैं। लोग फ्रॉड्स भी बहुत हुए हैं, अभी 2000 CR का फ्रॉड हुआ है, तो आपको चेक करना है फिजिकली जाकर कि यस दिस इज अवेलेबल और यहाँ पे हमें सही इन्वेस्टमेंट मिले। और ये है कि लोग ना, मतलब मैंने देखा है कि ना लोग ना रिसर्च नहीं करते इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट। जब हम रियल एस्टेट करते हैं ना, मेरे चाचे ने लिया तो मैं भी ले लेता हूँ। अदरवाइज क्या है कि अगर जो हम एक घड़ी भी लेने जा रहे हैं, हम शायद पहले उसको ऑफलाइन देखने जाएंगे किसी शोरूम पे, ठीक है। ऑफलाइन के बाद हम उसको चेक करेंगे कि यस लुक एंड फील सही है, फिर उसके 3 वेबसाइट्स पे चेक करेंगे कि यार यहाँ पे सस्ती मिल रही है तो शायद ले लेते हैं। लेकिन जब हम रियल एस्टेट कर रहे हैं, मेरे चाचा जी ने लिया तो मैं भी ले लेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू डू अ गुड रिसर्च व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। रिसर्च मतलब क्या क्या ऐसी चीजें हैं या क्या क्या पैरामीटर्स है जो बंदे को देखनी चाहिए, मतलब कि एंड उस पर कैसे भरोसा करे कि ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में सही है भी या नहीं? देखिए क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट में, जैसे नया प्रोजेक्ट होता है ना, तो आप प्रोजेक्ट में जाएं, वहां पर ना उनके पास एक मास्टर फाइल होती है। मास्टर फाइल में ना आप 3 चीजें चेक कीजिए कि अगर जो उनके पास लैंड ओनरशिप 100% है क्या नहीं है उस लैंड की। अगर जो 100% लैंड ओनरशिप नहीं है तो उस प्रोजेक्ट में कभी भी पैसा मत डालिए। दूसरी बात, वहां पर अगर जो किसी बैंक ने ना कहता है कि हम यहाँ पे आपको लोन दे देंगे, वो पक्का से ठीक है, क्योंकि उन बैंक ने ना 100% 4-5 लॉयर्स लगाकर चेक किया होता है कि यस ये प्रोजेक्ट ठीक है, और जो हम एक्चुअल बंदा नहीं कर सकता वो बैंक के लॉयर्स चेक कर लेते हैं कि यस दिस प्रोजेक्ट इज ओके और इसमें हम लोन दे सकते हैं। और तीसरी बात होती है उसके अंदर कि आपके रेरा के सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं क्या नहीं है। तो ये 2-3 चीजें चेक हो जाएंगे ना, तो आपको पक्का से पता लग जाएगा। और वो मास्टर फाइल ना लोग मांगते नहीं है, शर्मा आ जाते हैं कि यार मैं इतना बड़े बिल्डर से क्या उसकी लैंड ओनरशिप की कागज मांग सकते हो, लेकिन ये मैंडेटरी है, थिंक अबाउट इट। और मतलब लोगों को पता नहीं है, ये लूप होल्स हैं जो मतलब बहुत सारे मैंने रियल एस्टेट एजेंट्स भी देखे हैं, वो डरते हैं इन चीजों को। लेकिन इट्स योर बेसिकली ये आपका हक है जो आप बिल्डर से मांग सकते हैं। हाँ, तभी बोलते हैं कि मीन्स ऑलवेज टेक अ बैंक लोन बिफोर बाइंग अ प्रॉपर्टी, एटलीस्ट एक तरफ से तो सेफ्टी होगी। ये चीजें तो होगी वेरीफाई करने की प्रॉपर्टी ऑथेंटिक है या नहीं है, बट मार्केट रिसर्च में कैसे लाइक दे विल फिगर आउट कि जो इन्फॉर्मेशन वो रिसर्च कर रहे हैं प्रॉपर्टी लेने से पहले कि वहां पे बूम आएगा नहीं आएगा, वो कैसे कर सकते हैं लोग? देखिए वो होता है कि लोकेशन इज द की है ना। कभी भी आप लोकेशन देखेंगे, अभी जैसे एक मुंबई में 190 CR का अपार्टमेंट बिका है सी फेसिंग, और 20 years बैक पुराना है वो। क्यों बिका है? क्योंकि वो लोकेशन की था उसका, ठीक है ना। तो हमेशा सी फेसिंग हमेशा से ही सही रहेगा, है ना। ऐसे ही अगर जो एंटीलिया बना हुआ है या मन्नत बना हुआ है, अगर जो उसके सामने आप घर ले लेंगे तो वो पक्का से ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो वो चीजों को आपको चेक करना है कि यस कि अगर जो आप कोई भी लेआउट प्लान देख रहे हैं, ठीक है, उसमें लेआउट प्लान आपको प्रॉपर, एक तो क्या है कि लेआउट प्लान जब आपने देख लिया तो आपको फिजिकली भी जाना है कि यस यहाँ पर ये प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा।
या मतलब मैंने देखी है लोगों की इन्वेस्टमेंट्स, एक की 2x होगी सेम कॉलोनी में, एक की -5x होगी। क्यों होगी? एक ने जहां पे एसटीपी प्लांट लगना था वहां पर ले लिया प्लॉट, और एक ने जहां पे पार्क और स्विमिंग पूल आना था वहां पर ले लिया प्लॉट। तो एक ही एरिया में आपको स्ट्रेटेजाइज करना है, तो आपको प्रॉपर लोकेशन पे जाना है, उसकी रिसर्च करनी है कि बॉस यस दिस इज द फिजिकल लोकेशन, यहाँ पर मुझे प्लॉट मिलेगा, ये है, और वो सारी चीजें आपको चेक करनी है। तभी वही है कि जो हमारे घर वाले बोलते हैं ना कि आपको जूते घिसने पड़ते हैं, तो वो जूते सही में घिसने पड़ते हैं रियल एस्टेट में, क्योंकि देखिए हवेली और सहेली खेती नहीं बनती। ओके। तो जैसे आपने बोला कि प्रॉपर्टी किसी की -0.5x होगी, क्या प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट भी होती है क्या? प्रॉपर्टी मैंने डेप्रिशिएट होते कहीं नहीं देखी। यस, कुछ अपार्टमेंट्स में अगर जो आपने कुछ गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर ली, नोएडा में एक बहुत ज्यादा 2012 में एरियाज बने थे जहां पर लोगों ने बहुत ज्यादा अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट कर दी और वो उसको फुलफिल नहीं कर पाए, तो यस आपकी डेप्रिशिएट भी होती है। लेकिन यस यू हैव टू चेक अबाउट द बिल्डर्स, जो मास्टर फाइल है ना वो सब कुछ बता देती है। ओके, मेक सेंस। अब जैसे कि मान लो राइट नाउ वी आर सिटिंग इन ट्राई सिटी एरिया, ट्राई सिटी में मान लो किसी ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी एयरपोर्ट के पास, अगर किसी की एंसेस्ट्रल वेल्थ भी थी, मींस दे मल्टीप्लाई टू अ मल्टी मिलियंस, ठीक है, करोड़पति बन गए लोग रातों रात, कुछ ऐसे बोल सकते हैं। चलो उनका लक काम कर गया। आज के टाइम पे अगर हमने कहीं इन्वेस्ट करनी है तो लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन अ रूरल एरियाज या रूरल इंडिया इज अ न्यू गोल्ड माइन। आप कहीं भी जाके सस्ती जमीन ले लो और आप 10-20 साल बाद आप भी बन जाओगे, करोड़पति या राजा बन जाओगे। कितना सच है? नहीं, मैंने बताया, पहले ही बताया कि इस धरती पे सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ही धरती है। आप कुछ भी ले लीजिए, देखिए इट विल गो, रिपल इफेक्ट इज ऑलवेज देयर। अगर जो आप दिल्ली में टायर 1 सिटी में चीजें इंक्रीज होंगी, 10 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड पहुंच रही हैं चीजें जहां पे दिल्ली में, अगर जो आप वही चंडीगढ़ की बात करें 4 लाख रुपीज स्क्वायर यार्ड है, सिमिलरली अगर जो आप टायर 3 सिटी में चले जाएंगे वो भी 1 लाख रुपीज स्क्वायर यार्ड रिपल इफेक्ट में आएगा ना। तो वो चीजें तो इंक्रीज होती रह रही हैं, और क्या है कि वही है कि लैंड तो स्केयर होती जा रही है, लैंड तो उतनी है ना, लैंड को आप बना नहीं सकते, तो लैंड में हमेशा इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी, और वो गोल्ड माइन, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो मतलब कि फिर उसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि देखो प्रॉपर्टी तो हर कोई खरीद रहा है बट पैसे हर कोई नहीं बना पा रहा ना, तो गुड इन्वेस्टमेंट प्लस बैड इन्वेस्टमेंट फिर कहाँ उसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखिए आपको ना चेक करना पड़ेगा लोकेशंस की, लोकेशन बेस्ट है कि नहीं, कि अगर जो आपकी रोड पे वो जमीन 10 लाख रुपए महंगी है ना, मतलब जो जैसे पंजाब साइड में हम किला बोलते हैं, है ना, पर एकड़ को किला बोलते हैं, अगर जो एक किला आपका 10 लाख रुपए महंगा है, अगर जो वो रोड के साइड पे लग रहा है उसको जरूर लीजिए। आप ऐसे एरिया में ना लीजिए कि जहां पे रोड नहीं लग रही और वो शायद 5 लाख रुपए किला सस्ता मिल रहा है रोड से, तो वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यह कि लोकेशन इज द की इन रियल एस्टेट। और दूसरी बात की आपको ना लोकल पटवारियों से या लोकल तहसीलदार से अगर जो दोस्ती हो जाए उससे बेस्ट भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनको नॉलेज होती है कि भाई यहाँ पर हम शायद कुछ नया प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं, या फिर तो वो 5x 10x तभी होती हैं जब कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ जाए, कोई एक्वायर हो जाए किसी चीज में कि यहाँ से रोड निकलना है, या फिर यहाँ पर हमने आर्मी के लिए बेस बनाना है, तो बड़ी सारी चीजें होती हैं। तो ये है कि आपको कान पैर खुले रखने हैं, तभी हमारे जैसे रियल एस्टेट एजेंट्स ग्रो करते हैं, क्योंकि उनको इनसाइडर टिप्स पहले मिल जाती हैं। मेक सेंस। जैसे कि अब प्रॉपर्टीज के रेट मान लो एयरपोर्ट एरिया बस 1 लाख स्क्वायर यार्ड पहुंच गया, इन गुड़गांव उससे भी महंगा है, मुंबई उससे भी महंगा है। तो क्या बोलते कि मान लो किसी ने ले लिया 1 लाख पे ले लिया, 5 लाख पे ले लिया, अब फिर भी चांसेस है कि वो और भी ग्रो करेगा या बहुत मार्जिनली ग्रो करता है? फिर देखिए जो रियल एस्टेट है ना, मतलब मैंने लास्ट 50 इयर्स का स्टडी किया। ओके। लास्ट 50 इयर्स में बॉस आफ्टर लिबरलाइजेशन ना 1993 के बाद इट ग्रोड फॉर 15% पर ईयर। कहीं पे भी आप चेक कर लीजिए 15% उसने पर ईयर की, अगर जो अच्छी लोकेशन पे आपने इन्वेस्टमेंट की होगी तो वो हमेशा से ग्रो कर रहा है। देखिए मेरा हिसाब से ना 5 इयर्स का एक साइकिल आता है। 5 इयर्स में क्या होता है कि वो पहले थोड़ी सी ग्रोथ करती है जो कि फ्रैक्शनल ग्रोथ होती है, ठीक है, फिर 5 इयर्स के बाद थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आता है, फिर मार्केट 3 to 4 इयर्स फ्लैट रहती है, फिर थोड़ी सी ग्रो करती है। तो ये साइकिल आप 93 के बाद किसी भी सिटी में देख लीजिए, साइकिल जरूर आया होगा। ऐसे ही मतलब सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ, 2003 में बहुत ज्यादा बूम आया प्रॉपर्टी में, फिर 2008 तक वो स्टेगनेंट रहा, फिर 2008 के बाद फिर एक बूम आया, 2012 तक वो स्टेगनेंट और 12 में बूम आया, फिर 17 में बूम आया, फिर आफ्टर कोविड पेंडेमिक बूम आया, अब 2025 तक बूम आया, अब वो स्टेगनेंट है मार्केट। तो ये साइकिल है, वो साइकिल चलेगी। और
ये होता है ना जैसे कि आपकी इन्फ्लेशन 7 to 8% पर ईयर ग्रो कर रही है, सिमिलरली जब आप क्यूमुलेटिव उसको करते हैं ना तो वो आपका 2x हो जाता है विद इन 7 years या 8 years में, तो वो चीज रियल एस्टेट में भी रिफ्लेक्ट करती है। मैं लॉ ऑफ एवरेजेस निकाल के वो 2x हो ही जाएगा। 2x हो ही रहा है ठीक हर है, जगह। बट ये बोलते हैं कि इन्वेस्टर ड्राइव है, जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने एक साथ आया, बहुत सारी प्रॉपर्टीज ली और अप्रिशिएट करा दिया रेट, फिर उसके बाद वो इन्वेस्टर्स की ड्राइव कहीं और चली गई और वो स्टैग्नेंसी आ गई। ये कुछ ऐसा ही है क्या? ये कहीं ना कहीं ये ऐसा ही है कि इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा घुसे हुए हैं और मार्केट को वो फ्लक्चुएट भी वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन अगर जो इन्वेस्टर अपना पैसा डाल रहा है तो वो रिस्क भी उतना ही ज्यादा ले रहा है कि मेरा अगर जो 2x हो सकता है तो शायद -0.5x भी रह सकता है। तो वो है कि इन्वेस्टर इसीलिए बोला जाता है कि वो रिस्क टेकिंग है, और जो एंड यूजर है वो बेचारा रिस्क टेकिंग नहीं ले सकता ना, उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक घर के अंदर डालनी है। करेक्ट। सो मतलब कि जैसे मान लो कि अब आप बोले स्टैग्नेंट फेज आया, मीन्स मैंने भी अपने किसी सोर्सेज से सुना है कि दिस इज अ टाइम कि प्रॉपर्टी ग्रो नहीं करेगी फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years। आई एम नॉट श्योर हाउ रेलिवेंट दैट इन्फॉर्मेशन, वो तो आप ही क्रेडिट बता सकते हो, बट दिस इज अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट, या जब भी इन्वेस्ट करना एवरी टाइम इज अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट? जो आपने बोला लास्ट वाला कि एवरी टाइम इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, मैंने देखा है प्रॉपर्टी मार्केट जो लास्ट 10 years से मैं स्टडी कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। देखिए जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे ना, आपको लगेगा मैंने महंगी खरीदी, लेकिन 3 months के बाद आप वो सोचेंगे यार मैंने सस्ती खरीद ली। सिर्फ 3 months की गेम है। 3 months तक आपको सोचना नहीं कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, महंगी खरीदी, सस्ती खरीदी। 3 months के बाद वो हमेशा से ही सस्ती लगेगी आपको। ठीक है, अब नाउ द बिटर ट्रुथ, एक जो कड़वा सच ये है कि प्रॉपर्टीज के रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मिडल मैन, या फिर इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू अफोर्ड दैट। मतलब जिस हिसाब से प्रॉपर्टीज ने इंक्रीज की हैं सिंस 90s, उस हिसाब से लोगों की इनकम ने इंक्रीज की। तो अब लोगों के लिए क्या है, लाइक लोगों को घर तो बनाना है, घर एक सपना है हर किसी का, बट रियल एस्टेट इज आउट ऑफ आवर पॉकेट। मतलब कि किसी ने बड़े शहर में आके नौकरी करनी है, मुंबई या फिर चंडीगढ़, ट्राई सिटी, दिल्ली, NCR, नोएडा, गुड़गांव, गुरुग्राम, आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू बाय लैंड ओवर देयर। तो क्या बचता है उनके लिए? देखिए आपने जो बोला ना कि जो टायर 1 सिटीज में लोग जा रहे हैं, जो किड्स जा रहे हैं नए नए, है ना, जो जिसने अपनी एजुकेशन पूरी करी तो वो टायर 1 सिटी में जा रहे हैं। ठीक है, तो टायर 1 सिटी में क्या होता है कि जब भी कोई एक बंदा, मैंने देखा है कि किसी भी सिटी में जाएगा ना, वो फर्स्ट जनरेशन तो उस सिटी में उसको अपना पैर जमाने में लग जाते हैं। ठीक है, आप ये कहीं पे भी देख लीजिए कि उसको फर्स्ट जनरेशन को तो काम बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग। अगर जो एग्जांपल, मेरे दोस्त बहुत सारे US कनाडा गए हुए हैं, तो वो फर्स्ट जनरेशन तो काम कर रही है, सेकंड जनरेशन ऐश करती है, तीसरी जनरेशन मौजें लूटती है। ठीक है ना, तो फर्स्ट जनरेशन के लिए इश्यूज रहेगा। या फिर अगर जो उसके पास पीछे से बैकअप है, अगर जो एग्जाम्पल के गुरुग्राम में अगर जो उसको कोई घर खरीदना है, शायद वो अपनी सैलरी से ना ले पाए, तो उसको बैकअप जो शायद अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचे, फिर वो अपने पेरेंट्स को साथ में रखे, तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। देखिए आज के टाइम पे मैंने देखा है कि किसी के पास उतना पैसा नहीं है जितना अपार्टमेंट्स के रेट हो गए हैं, ये या एक कल्चर बन चुका है कि हमें अपार्टमेंट्स में रहना है, हाई एंड कल्चर हो गया है। तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये है कि आपको बैक एंड पे कुछ ना कुछ बेच के ही तब आप ले पाएंगे। दूसरी बात क्या है कि आप लेवरेज का सहारा ले सकते हैं रियल एस्टेट के अंदर, जो कि कहीं पे भी नहीं मिलता। आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए उस टाइम पे जब प्रॉपर्टी लॉन्चिंग स्टेज पे है, मतलब अभी उसका नींव ही पड़ा है और बंदे ने बोला है कि मैं ये अपार्टमेंट ले रहा हूँ। अगर जो वो प्रॉपर्टी बोल रहा है ना कि मैं 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट में आज बेच रहा हूँ, तो वो जब बनेगी ना आफ्टर 4 years इट विल ग्रो टू अराउंड 16,000 पर स्क्वायर यार्ड या 16,000 पर स्क्वायर फीट। मतलब वो इतना तो ग्रो करेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन भी इसके अंदर कैलकुलेशन होती है, और मैंने सारी कैलकुलेशंस करके देखी हैं, तो हर एक चीज का अराउंड 60% तो वो ग्रो करती ही करती है। तो आप लीवरेज ले सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपको 1 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट पसंद आया, ठीक है, जो जब वो प्रोडक्ट आपका लॉन्च हो रहा है, तो आपने उसके अंदर 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जो आपके पास पॉकेट में थे, आपने 80 लाख रुपीज का लोन ले लिया। ठीक है, अब वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने खरीद ली, आपकी 80,000 रुपीज उसके अंदर आपके एक तरह से उसकी EMI जा रही है। ठीक है, तो आफ्टर 4 years जब वो प्रोडक्ट आपका डिलीवर होगा ना, वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए का होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन और वो सारी चीजें। आपने अपनी जेब से तो सिर्फ 20 लाख रुपए लगाए थे, आपने कमा लिए 60 लाख रुपए।
यस, ठीक है, अगर जो आप उसकी ईएमआई को भी कैलकुलेट कर लेंगे तो 20 लाख रुपए आपकी ईएमआई में चलेगी, तब भी आप 40 लाख रुपीस आप प्रॉफिट में हैं। प्रॉफिट तो में है। यही लीवरेज का लोग यूज नहीं करते, तो रियल एस्टेट में लीवरेज मिलता है। और बैंक लोन्स में जब आप बैंक लोन ले रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प करती है आपकी इन इनकम टैक्स और वो बहुत सारी चीजों में आपको रिबेट्स मिलती हैं, तो ये चीजों का यूज करना चाहिए, जो मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहूंगा। तो जैसे कि ये न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी है, तो न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी इज इजी टू सेल, मतलब कि जैसे कोई न्यू लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट और 4 साल बाद वो डिलीवर होगा, तो आप कह रहे हो कि हमने 4 साल पहले उसकी बुकिंग कर ली एंड आफ्टर 4 साल उसको हमने सेल कर दिया, तो वी कैन मेक अ मनी जब तक वो बन रहा है। हमने अपनी लेवरेज, जैसे हमने कोई भी लोन लिया, वी कैन पे ईएमआईज एंड वी कैन, जैसे वो लॉन्च हुआ हम उसको सेल कर सकते हैं एंड वी कैन मेक मनी। तो ड्यूरिंग लॉन्च तो हमने सेल कर दिया, बट इन केस कोई उसे रिटेन करता है एंड उसमें रहता है, सपोज 1 ईयर था, 4 साल बाद 1.6 ईयर का हो गया, बट 10 साल बाद आफ्टर 4 ईयर अनदर 10 ईयर्स, उसमें फिर एप्रिसिएशन उसमें फिर भी आती है या बहुत कम आती है? नहीं डेफिनेटली आती है बॉस, क्योंकि क्या होता है कि उसमें भी आपको चेक करना है कि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं वो एक तो डिलीवर पक्का से हो जाए, क्योंकि बिल्डर्स बड़े बड़े नाम तो होते हैं लेकिन क्रेडिबिलिटी और जो लेगेसी बनती है ना वो ऐसे नहीं बनती है। जैसे मतलब बड़े नाम्स हैं, जैसे डीएलएफ हो गया, हीरानंदानी हो गया, ये इनकी लेगेसी है, ठीक है, ये कोई भी चीज बोलते हैं तो वो डिलीवर करते हैं। अब कुछ ऐसे बिल्डर्स आ गए हैं जिन्होंने बोला कि हम बड़ी रोजी पिक्चर दिखा रहे हैं, आपको अच्छे से लॉन्च में बिठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन असली में वो डिलीवर कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, उसको आपको चेक करना है। आपको चेकिंग का एक और तरीका बताता हूँ, उसके अंदर आपको ना वहां पर ना रेरा की वेबसाइट पे लिखा होता है। अगर जो एग्जांपल के तौर पे 2025 में एक आपने प्रोडक्ट लिया तो वो बोल रहा है 2029 में मैं डिलीवर कर दूंगा, लेकिन आप ना रेरा की वेबसाइट पे जाइए उसी प्रोडक्ट को लेकर, उसमें उसने एक्चुअल डेट लिखी होगी 2031 या 32, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट से वो लिंक्ड हो गया है, क्योंकि उसको उस टाइम तक डिलीवर पक्का से करना है, अदरवाइज उसको पेनल्टीज लगती हैं। तो रेरा में ये बेनिफिट तो हो गया लोगों को, लेकिन लोग ना बिल्डर के कहने पे जा रहे हैं, जबकि रेरा वेबसाइट पे जो लिखा हुआ है इट्स द एक्चुअल ट्रूथ। ओके, तो ये तो मेरे को भी नहीं पता था। सो बहुत अच्छी बात बोली। मीन्स कोई भी बिल्डर बना रहा है तो रेरा की वेबसाइट पे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड होगी एंड हम जाके चेक कर सकते हैं कि इसका रेरा कब अप्रूवल हुआ और कब डिलीवरी डेट है। हाँ, और अब तो क्या हो गया कि आफ्टर एक अभी नया अपडेट आया, उसके अंदर क्या है कि उधर क्यूआर कोड लग जाता है किसी भी बिल्डर के लॉन्च में, वहां पर आप चेक कर सकते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, रेरा की वेबसाइट खुल जाती है, उनको क्वार्टरली उसके अंदर अपडेट करना पड़ता है कि यस इट इज वर्किंग और नॉट। अच्छा, हाँ, वेरी तो गुड। मतलब ये चीजें लोगों को नहीं पता और ये रिसर्च से आती है, तो मैं इसके अंदर रिसर्च कर रहा हूँ और इसके ऊपर मैं एक कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूँ इन द कमिंग मंथ, तो जिसमें मैं आपको प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी गाइड के नाम से मेरा एक कोर्स आना है, प्रॉपर्टी गाइड 360, जिसके अंदर मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा A to Z की क्या नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिससे आप एक रियल एस्टेट एजेंट भी ग्रो कर सकते हैं, और अगर जो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किस लूप होल से बच सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था कि आप इतने स्किलफुल हैं, इतने नॉलेजेबल हैं, तो जैसे आपने अपनी जर्नी शुरू की, हाउ पीपल कैन मेक मनी थ्रू रियल एस्टेट एंड ऑल दोस थिंग्स आपकी तरह ही, तो आई थिंक दिस कोर्स इज गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल। तो जैसे ये गलतियां होती हैं, ऐसी और कौन कौन सी गलतियां होती हैं जो लोग बेसिकली करते हैं? जैसे रेरा वेबसाइट का उनको नहीं पता, बिल्डर्स या किसी उनसे उनकी लैंड की प्रॉपर्टी के पेपर्स ही नहीं मांगे या रिसर्च नहीं की, ऐसे और कौन कौन सी गलतियां हैं जो लोग बेसिकली करते हैं रियल एस्टेट में? नहीं, रियल एस्टेट में ना जब भी आप कर रहे हैं तो मैं तो सबसे पहले बोलूंगा कि लोकेशन इज द की। लोकेशन आप देखें जरूर से जाके, फिजिकली जाके देखें, आप पेपर्स में ना जाएं, क्योंकि कई बार तो फिजिकली पे मैंने बहुत सारी एरियाज में देखे हैं कि आपने प्रोडक्ट ले लिया, सब कुछ ले लिया, उसके आसपास जब आप फिजिकली जाएंगे शायद एक शमशान घाट भी हो। आई हैव सीन थिंग्स, मोहाली के अंदर भी एक ऐसा सेक्टर है, मिडल ऑफ द सेक्टर के बीच में शमशान घाट है, और हर महीने 8 से 10 उधर कॉप्स जलते हैं, और बिग नेम है वो, मैं यहाँ पे वो नहीं कर सकता, लेकिन कोई आपके ऑडियंस होगी जो कमेंट कर सके उसके ऊपर, लेकिन बिग नेम है वो, और इस टाइम पे पॉश लोकेशन मानी जाती है। एंड अगर किसी ओनर ने उसको बेचना है तो नहीं, तो यू हैव टू चेक द फिजिकल लोकेशन कि व्हाट इज द, ठीक है, कि क्योंकि जो हमारे पुराने पूर्वजों ने ना एक सभ्यता बनाई थी कि जो हमारा जो शमशान घाट होगा वो आउट ऑफ द सिटी होगा,
सिमिलरली कुआं होगा तो कहाँ पर होगा, मतलब वो वास्तु फ्रेंडली चीजें रहती हैं। सही में। तो अगर जो आप देखोगे ना, तो हमारे पूर्वज ने बड़े विद्वान थे, उन्होंने टॉयलेट्स कभी भी अपने घर में नहीं बनाए, तो क्योंकि वास्तु फ्रेंडली ऐसे ही हो गया। 95% तो हमारा प्रॉब्लम्स ही यही हो रहा है कि वास्तु फ्रेंडली क्यों नहीं हो रहा, कि हमारे टॉयलेट्स घर के अंदर बन गए हैं और उसके प्लस माइनस लोग देख ही नहीं पा रहे। ओके, नहीं डेफिनेटली मेक सेंस। ये काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल हैं जो आपने बताया। अब आजकल ना एक ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है, एक है लग्जरी लिविंग का और एक है कम्युनिटी लिविंग का। तो ये रियल एस्टेट में आई थिंक काफ़ी नोटिसेबल ट्रेंड चेंज आ रहा है। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट, कि क्या हमें जाना चाहिए, क्या एडवांटेजेस हैं या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, लाइक कम्युनिटी लिविंग में और जो लग्जरी अपार्टमेंट्स आजकल जो बहुत आ रहे हैं? तनु जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैंने देखा है आफ्टर पेंडेमिक ना ये चेंजेस आए हैं। देखिए, बिफोर पेंडेमिक ना आपने देखा होगा कि बहुत सारे बुफे वाले जो रेस्टोरेंट थे ना बहुत चलते थे, और इस टाइम पे उनके शेयर्स डाउन है कुछ रेस्टोरेंट्स के, और कुछ बंद भी हो गए। क्यों? पीपल वांट अ सिग्नेचर डिश राइट नाउ, डोंट वांट अ बिग बुफे जहाँ पे बहुत सारी डिशेज हैं। तो सिग्नेचर डिश के लिए यू हैव टू बी स्पेसिफिक, ठीक है। अर्लियर इट वाज कि जो अपार्टमेंट्स थे ना, हमारे पूर्वज बोलते थे भाई तेरी छत नहीं अपनी ना जमीन अपनी, तू क्या ले रहा है, ऐसे ही बोलते थे। लेकिन राइट नाउ दे आर शिफ्टिंग ऑल्सो। क्यों? वहां पे कम्युनिटी लिविंग आए। आफ्टर पेंडेमिक जो लोगों का माइंडसेट है बहुत ज्यादा चेंज हो गया। पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन देयर लाइफस्टाइल में दे वांट कि वहां पर लग्जरी एरियाज हों जहां पर मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, जहां पर मैं स्विमिंग कर सकूं, चाहे वो इंडोर हो, ऑल वेदर स्विमिंग पूल हो, जहां पे आपके किड्स प्ले एरिया हो, जहां पे एक कम्युनिटी लिविंग में मैं लोगों से बात कर सकूं। क्योंकि उन्होंने जब पेंडेमिक में देखा कि मैं एक घर में बंद हूं, तो घर एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जहां पर मेरे पास सारी फैसिलिटीज हो। तो ये कल्चर आफ्टर पेंडेमिक चेंज हुआ है, दिमाग लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, सिग्नेचर डिश वाली बात। क्योंकि सिग्नेचर डिश जैसे लोग कर रहे हैं क्योंकि दे वांट टू स्पेंड समथिंग इन देयर लाइफस्टाइल। जो लाइफस्टाइल में आपने देखा होगा कि जिमिंग कल्चर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। पीपल वांट टू, मतलब अपनी लाइफस्टाइल में वो योगास कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने पेंडेमिक देखा, और पेंडेमिक के बाद देयर इज अ ह्यूज चेंज। सेकंड चेंज जो मैंने देखा है कि जो हमारे लाइफस्टाइल है ना, पहले क्या होता था कि जो हमसे पहली जनरेशन है वो क्या है कि उनके बच्चे बहुत होते थे, मतलब 5-5 बच्चे होते थे। आजकल 2-2 ही होने लगे, ठीक है। तो 5 बच्चों में से क्या होता था, आपने 3 घर पर हैं, 2 रेजिडेंशियल स्कूल में डाल दिए। राइट नाउ क्या हो गया है कि जो मैंने बहुत सारे कल्चरल चेंज देखा है कि बड़े बड़े मेंशंस छोड़कर लोग कुछ सिटीज के, ठीक है, टायर 4 या टायर 3 सिटीज के, दे आर कमिंग इन दिस लग्जरी अपार्टमेंट्स जहां पर वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और दे वांट टू स्पेंड देयर टाइम विद देयर किड्स। तो वो जनरेशनल चेंज, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और इसको मैंने जब रिसर्च किया तो ये पाया यार, यस, क्यों दे पीपल वांट टू स्पेंड देयर लाइफ इन लग्जरी, तो लग्जरी अपार्टमेंट्स का कल्चर शुरू हुआ। दूसरी बात आपने बोली कम्युनिटी लिविंग की। देखिए, आज की डेट में ये माना जाता है कि जिस 5 लोगों के साथ आप रहते हो ना, वो आपकी लाइफ डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो अगर जो वो 5 लोग आपके पड़ोसी कोई 1000 करोड़ का बंदा होगा, तो अगर जो आपके पास 100 करोड़ है, शायद वो आपको भी कह रहे भाई आजा, तेरे को मैं एक फैक्ट्री खुलवा देता हूं। तो वो कम्युनिटी लिविंग में लोग कैमिलियस में क्यों घर खरीद रहे हैं? वो 150 करोड़ का अपार्टमेंट तो है, उसमें लग्जरी लिविंग तो है ही है, लेकिन साथ में वो कम्युनिटी लिविंग में आपस में जुड़ना चाहते हैं और वो ग्रो करना चाहते हैं। मेक सेंस। नहीं, डेफिनेटली ये बात मैंने भी नोटिस भी की है और बहुत सुनी भी है कि लाइक पीपल आर सेइंग कि अपना माइंडसेट, एक तो लोग सोशली एक्टिव हो रहे हैं, प्लस उन्हें वैसे वैसे उस लेवल की उस माइंडसेट, मतलब कि एक बहुत जैसे सोसाइटी है वहां पे 5 करोड़ का घर है, तो 5 करोड़ वाले लोग हैं सारे, तो जहाँ पे 5 करोड़ वाले लोग हैं तो वो बात वैसी ही करेंगे। सही बात है। तो वैसे उस हिसाब से हो रहा है। तो कोई ऐसा रिकमेंडेड बिल्डर या ऐसे कोई कम्युनिटी होम्स जो आप जिनके साथ जुड़े हो या आप रिकमेंड करना चाहोगे? नहीं, मैं ऐसे कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता, लेकिन ये है कि जब भी आप चेक करें, मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बता दिए, उसको चेक करके ही प्रोडक्ट लेंगे। और पंजाब गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है जिसको मैं फेवर करता हूँ, कि उन्होंने ये बोला कि जब तक आपके पास 100% लैंड रजिस्ट्री नहीं है तब तक आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। तो ये बहुत बड़ा सीन है, और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया शायद कॉपी पेस्ट होगा। ओके, मेक सेंस। एक ये भी बोलते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट ऑर्गेनाइज नहीं है, एंड बोलते हैं कि बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसमें, लाइक
क्लैरिटी ही नहीं है कुछ चीज़ों में, तो एनी सजेशंस फ्रॉम योर एंड की इसे कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? देखिए मैं बोलूंगा कि अगर जो गवर्नमेंट हमारी ये बात सुन रही है कि जो रेरा है ना, रेरा को इट शुड बी एट लाइक सेबी। तो सेबी में क्या है कि अगर जो किसी को उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया ना, तो वो कभी भी लिस्ट ठीक नहीं हो सकती। अब कुछ भी कर लीजिए, उनके पास बहुत सारी पावर है सेबी के पास। सिमिलरली रेरा के पास कोई भी पावर नहीं है। वो क्या होता है कि अगर जो आप एक से रेरा के कोर्ट में केस हार जाते हैं, जो बिल्डर है, तो वो हाई कोर्ट में पिटीशन डाल देता है, हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है। अब एक सिंपल सा छोटा सा बायर है जो कि एक रेरा के कोर्ट में केस जीत लिया, वो एक बड़े बिल्डर के साथ केस नहीं जीत सकता ना हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है उतना। तो रेरा को बहुत सारी पावर्स देने की जरूरत है, जैसे कि सेबी को दी गई है। ओके, मेक सेंस। सो अंशुल जी, जैसे कि लाइक यू आर इनटू दिस इंडस्ट्री फ्रॉम सो लॉन्ग, आपने शुरू किया सोशल मीडिया से, एंड इफ समवन वांट्स टू बी लाइक यू एंड दे वांट टू बी आइदर इन्फ्लुएंसर और they want to start their real estate journey and they want to make money either through investment or through brokerage, so means how they can learn all those things from you? तनु जी, मैंने एक ना बहुत बड़ा गैप फाइंड आउट किया है कि देयर इज नो एजुकेशन इन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इस टाइम पे करीब 10 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हो रहा है, लेकिन लोगों को यही नहीं पता कि जीएसटी रियल एस्टेट पे लगता है क्या नहीं लगता, क्या टीडीएस कितने ऊपर टीडीएस काटना चाहिए, क्या इसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स कितना लगता है, क्या सर्कल रेट होता है, क्या स्टैम्प ड्यूटी होती है, कैसे आप रियल एस्टेट में वीडियोस बना सकते हैं, कैसे आप एक सोशल मीडिया पे रियल एस्टेट का ब्रांड बन सकते हैं। देखिए, ट्रस्ट फैक्टर, क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए सोशल मीडिया इज द बेस्ट, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया पे आप कैसे आ सकते हैं, तो इसका मैंने एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ और ये मई के फर्स्ट वीक में लॉन्च हो जाएगा। इस नेम विल बी प्रॉपर्टी गाइड 360, और इसमें मैंने सारी अपनी जो 10 ईयर की रिसर्च है, जो मैंने आपको बताया है थोड़ी बहुत चीजें, उसमें मैंने प्रॉपर डिटेलिंग में बताया कि सिर्फ 8 घंटे का कोर्स होगा। और मेरा मानना है कि अगर जो 8 घंटा बंदा कर लेगा ना, वो अभी क्या है कि जो मेरे रियल एस्टेट एजेंट फ्रेंड्स हैं ना, वो कुएं के मेंढक है। कुएं के मेंढक इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो शायद अगर जो सेक्टर 22 में बैठे हैं तो वो 4-5 सेक्टर्स को ही कवर कर रहे हैं, लेकिन अगर जो आपको रियल एस्टेट में असली में ग्रो करना है ना, तो आपको एक बड़ा विजन तक जाना पड़ेगा। बहुत लोग आजकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दुबई के अंदर, थाईलैंड इज द न्यू मार्केट, ऑस्ट्रेलिया में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वहां तक हम कैसे जाएंगे, कैसे हमें नॉलेज होगी? जब नॉलेज होगी तभी हम किसी आगे जो हमारा क्लाइंट है हम उसको दे पाएंगे, और तभी वो उसको लगता है यस द गाय इज नॉलेजेबल, तभी वो आपसे कनेक्शन बनाएगा और आपके रिलेशनशिप में वो रेफरेंस भी देगा। तो ये चीजों को के लिए मैंने ये कोर्स लॉन्च किया और आने वाले टाइम पे ये हो जाएगा। और देयर इज नो कोर्स ऑन रियल एस्टेट, और मैंने बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज जो मेरी अभी भी भाषा है उस लैंग्वेज में समझाया। कोई इंग्लिश में हाई फाई वर्ड्स नहीं यूज किए हुए, सिंपल लैंग्वेज में लोगों को मैंने नॉलेज दी है। और मेरा मानना है कि मैंने नॉलेज दे दे के अपना चैनल जो 7,29,000 सब्सक्राइबर्स है मेरा यूट्यूब के अंदर, तो वो इसीलिए किया है क्योंकि मैं सिंपल लैंग्वेज में लोगों को बताना चाहता हूँ कि बॉस ये क्या चीजें हैं। देखिए, मेरा मानना है अगर जो आप किसी को नॉलेज देना फ्री ऑफ कॉस्ट, देन ओनली ही सब्सक्राइब्स यू, अदरवाइज लोगों के हाथ कांपते हैं सब्सक्राइब बटन दबाते हुए। ओके, तो इस कोर्स में लाइक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ अ नॉलेज वी आर गेटिंग? इस कोर्स के देखने के बाद दे कैन बी अ गुड इन्वेस्टर, they can also be a broker, they will learn how to use social media, means what exactly people can expect? जो आपने तीनों चीजें बोली वो तो मैंने दी ही है। इसके अंदर मैंने एआई तक लेके गया हूँ कि एआई आजकल एआई रियल एस्टेट एजेंट्स चल रहे हैं कि अगर जो कोई आपको कॉल कर रहा है, आपने एक लीड को जनरेट कर लिया, लीड को जनरेट करने के बाद सोशल मीडिया से आपने लीड को जनरेट कर लिया, सोशल मीडिया से ही वो सीआरएम में चला जाएगा, सीआरएम से वो एआई एजेंट्स उसको कॉल कर रहे हैं, एक लेवल पर ले आएंगे जहां पर वो सिर्फ विजिट के लिए आ रहा है। तो मैं ऐसी चीजों को लेके आ रहा हूं कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल क्लोज्ड लूप होल की जो भी बंदा रियल एस्टेट, अगर जो कोई डेवलपर है तो उसको भी देखना चाहिए ये कोर्स, क्योंकि कुछ चीजें वो भूल रहा होगा। देखिए, मैंने बहुत सारे बिल्डर्स के साथ काम किया, मैंने हीरा नंदानी सर के साथ काम किया है, एक 1-to-1 रील बनाया था उनके साथ। तो हीरा नंदानी इज द टॉप मोस्ट। अब वो सोशल मीडिया में अपनी प्रेजेंस क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे प्रेजेंट रहते हैं, आप अपनी एक वैल्यू को लेकर चलते हैं, तो इट्स ट्रस्ट बनता है, एक क्रेडिबिलिटी बनती है, लोगों को लगता है यस ही इज द फेस। लोगों को आज के टाइम पे कंपनी नहीं दिखती, आपको फेस दिखता है। जब आप टाटा का नाम लेते हैं, आपके दिमाग में कौन सी पिक्चर आई है अभी? रतन टाटा, है ना। ऐसी अंबानी जी का नाम लेते हैं तो क्या नाम आता है? मुकेश अंबानी, है ना। तो पीछे फेस है, लोग फेस के साथ रिकॉग्नाइजेशन होना चाहते हैं। और मैं बिल्डर्स को भी बोलूंगा कि सोशल मीडिया जो आने वाले टाइम पे ना, आपका जो
खुद का फेस ब्रांड होगा ना, वो किसी भी चीजों से बेटर होगा। आपने देखा था एमडीएच की जो एड आती है जिसमें कौन आता था, उनके ओनर रहते थे। दोनों ओनर आते, तो वो फेस की वैल्यू, पीपल स्टार्ट कनेक्टिंग विद यू। तो इस चीजों से मैं सारी चीजों को एक क्लोज लूप होल में और सिर्फ 8 घंटे अपनी जिंदगी के देने, मेरे हिसाब से इट विल बी अ नेक्स्ट लेवल फॉर यू। नहीं, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ देयर लाइफ। तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत छोटी होगी एंड दैट इज ओनली फॉर द कोर्स। अदर देन दैट मींस आई डोंट थिंक इट विल कॉस्ट अ लॉट कि जो भी चीजें सेटअप करनी है। प्लस दे आर स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स एंड दे कैन लाइक फाइंड दोज इन्फॉर्मेशन, दे कैन सेल दैट इन्फॉर्मेशन। प्लस जैसे यू हैव वर्क विद सो मेनी पीपल, लाइक आप जैसे बोलोगे आप हीरानंदानी जी से मिले हो, इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑडियंस जो आपका कोर्स लेंगे टू बिकम और टू हैव अ कनेक्शन विद यू सो दैट कि वो आपके थ्रू भी कुछ फर्दर ऐसा काम कर पाए? Yes, definitely we will be tying up with big companies of India or Dubai also and also Thailand also. तो we are working on that. मेरी टीम बैकग्राउंड पे बहुत ज्यादा वर्क कर रही है और हम लोग ऑनलाइन उसको कैसे नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। देखिए क्या होता है कि कुछ एरियाज में ना हमें 2x 3x रिटर्न्स मिल रही हैं तो हमें वो फाइंड आउट करनी है। और इन्वेस्टर्स को भी यही चाहिए होता है कि कहाँ पे हम इन्वेस्ट करें जहां पे हम शायद ग्रो कर पाए। तो चीजों को हम उस लेवल पर लेके जाएंगे। हमें कम्युनिटी बिल्ड करने हैं गोल्ड बार के नाम से। तो गोल्ड बार उसके अंदर आपकी बेसिकली इट विल बी अ न्यू नेक्स्ट लेवल फॉर एवरीवन, जहां पे आप इन्वेस्ट करेंगे। और गोल्ड बार को, गोल्ड हमेशा से ही सोना रहता है ठीक है ना, तो इट विल ऑलवेज ग्रो। Okay, wonderful. So I think you are definitely working toward creating more entrepreneurs and more people who can create wealth through real estate. Anshul ji, जैसे like someone is like purchasing your course and want to start a journey to be a broker या फिर lead generate करनी है, तो what is the first step? Like वो सोशल यूट्यूब से शुरू करें, इंस्टाग्राम से शुरू करें, एंड वो अपनी जर्नी को कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? देखिए इसमें ना बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं कि आपने ना जब भी आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो सोशल मीडिया में 4-5 प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें आपको सब पे वर्क करना पड़ता है। गूगल इज द मेन की जहां पे आपको वर्क करना है। सोशल मीडिया उसके डाउनलाइन आती है मेरे हिसाब से। तो आपको अगर जो बेस्ट, कोई गूगल पे सर्च करे बेस्ट रियल एस्टेट एजेंट इन लखनऊ, तो आपकी प्रोफाइल नंबर 1 पे आनी चाहिए किसी भी तरीके से, है ना। तो जब वो प्रोफाइल आपकी नंबर 1 पे आएगी तभी आप उसके इंस्टाग्राम पे भी जाएंगे, लिंक्डइन पे भी जाएंगे, यूट्यूब पे भी जाएंगे, या फिर उसके जो गूगल बिजनेस पेज बना होगा वो उस पर भी जाएंगे। तो ये सारी चीजों का एक मिक्सचर होता है। आई विल नॉट से कि आपको यूट्यूब पे ही करना है, इंस्टाग्राम पे ही करना है, फेसबुक के लिए ही करना है। और क्या होता है कि जब आप कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन पे उतना टाइम नहीं लगता, आपको सिर्फ वो डालना है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी सेम चीज चल जाएगी, फेसबुक पे भी वही चीज चल जाएगी और यूट्यूब पे भी वही रील चल जाएगी। ठीक है ना। और जो व्हाट्सएप है इट शुड बी लिंक्ड विद ऑल दिस थिंग्स, वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और इंक्रीज होगा। और लिंक्डइन पे तो आपकी प्रोफाइल वैसे ग्रो हो जाती है क्योंकि आपको उसमें जो न्यू ट्रेंड्स के बारे में बताना पड़ता है। फिर ये चीजें 4-5 चीजें हैं जिससे आप वर्क करेंगे तो मेरे हिसाब से वो क्लोज लूप होल हो जाता है। ओके, तो जब आपने ये अपनी जर्नी शुरू की थी, व्हाट इज द फर्स्ट टाइम यू मेड अ रियल एस्टेट सेल थ्रू सोशल मीडिया? मैंने विद इन 2 months कर दी थी रियल एस्टेट की सेल। और इट वाज मतलब अ फेदर इन माय कैप कि यार 2 महीने के अंदर ही रियल एस्टेट सेल कर दी। क्या होता है कि आपको ना नए लोगों को जब आप बात करते हैं तो आपका चेहरा बड़ा फेमिलियर हो जाता है, लोगों ने सुना होता है आपको पहले से। जब वो आपसे मिलते हैं ना तो वो एक वार्मथ से मिलते हैं कि यस यार ये बंदा बहुत अच्छा है, इन्होंने मेरे को इतना नॉलेज दिया। अभी भी लोग ना मुझे किसी पार्टी में मिल जाते हैं, अंशुल जी ऐसे। मैं कहा क्या हुआ सर, मैंने आपकी वीडियोस देख देख के अपना घर बना लिया, इससे बड़ी तो बात ही नहीं है। तो मुझे उससे बहुत खुशी मिलती है जो कि शायद कितना मर्जी पैसा आ जाए उससे कोई खुशी नहीं मिलेगी कि मैंने किसी की लाइफ में हेल्प की, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो अभी विद योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आप कितनी लीड्स ऑर्गेनिकली आपको आती हैं, एंड सोशल मीडिया की लीड्स इज इट इजी टू हैंडल हो जाती है या बहुत ज्यादा एक्सेस में लीड्स आ रही है? देखिए लीड्स तो क्या होता है कि मतलब मेरा ये माना कि रियल एस्टेट में इट शुड बी अ स्पेसिफिक टारगेट लीड्स देन ओनली इट मैटर्स, है ना। मुझे एक लखनऊ की लीड आ रही है तो मैं शायद उसको कैटर ना कर पाऊं, है ना। लेकिन ये है कि इट शुड बी अ टारगेट लीड देन ओनली इट मैटर्स। लेकिन ये होता है कि बहुत ज्यादा लीड फ्लो होता है जब कोई वीडियो वायरल हो जाए। मतलब दिन में अगर जो वो फोन तो 24 आवर्स बचता ही रहता है, उसमें IVR नंबर, फिर उसमें कॉलिंग एजेंट्स वगैरह लगाने पड़ते हैं हमें, तो उसको लीड्स को बेसिकली फनल करना पड़ता है, तब जाके उसमें बेस्ट लीड्स निकलती हैं।
तो मीन्स आप पैन इंडिया सर्व करते हो, मीन्स आज के टाइम पे, या यू आर जस्ट सर्विंग सर्टेन लोकेशंस? I serve in Gurugram, Chandigarh, and Dubai. 3 areas I am specific, but the leads come. So we have a platforms where I'm putting up the leads. वहाँ पर there are agents जो कि उसको कैटर करते हैं. तो ऑल इंडिया वी डू द थिंग्स, और यूएस कनाडा आल्सो वी डू. Means the people, those who are going to buy this course can get access or opportunity to cater those leads जिनको आप नहीं सर्व कर पा रहे. डेफिनेटली वी विल बिल्ड अ बिग कम्युनिटी. गोल्ड बार की जो कम्युनिटी होगी, हम उसके अंदर लीड्स भी देंगे, उसमें हम इन्वेंट्रीज भी देंगे. देखिए, जो रियल एस्टेट है सिर्फ 2 चीजों से वर्क करता है. आपके पास या तो इन्वेंट्रीज हो या फिर आपके पास लीड्स हो. जब हम आपको एक ही चीज में दोनों चीजें दे रहे हैं तो इट विल ग्रो. Wonderful. Means you are not just only teaching them, you are also holding their hand, you are also taking them forward. Yeah. So I think this is like a really, really new concept in the market. आज तक जितने भी courses आए थे, either they are more focused on providing a knowledge, but practical knowledge इतने लोग नहीं दे पाते. Second thing is लोग वो assistance भी नहीं दे पाते कि what next. देखिए, मैंने देखा ना, जो भी कोर्सेज आते हैं ना, वो बुकिश नॉलेज होती है. मैं तो उसके अंदर ये भी बता रहा हूँ कि अगर जो कोई आपके पास क्लाइंट आ गया ना, उसको चाय भी कैसे पिलानी है, उससे क्या बातें पूछनी है और उससे क्या चीजें निकलवानी है. Wonderful. So thank you, Anshuli. Thank you so much for such a gold mine information. ठीक है? It's been a really nice talking with you. And after having this podcast, I think audience is going to be at least certain clarity कि हाँ, real estate में कहाँ करनी है and what they have to go with. Thank you so much for your time. Thanks a lot, Tanuj, for calling me.